Hello dear students, I am Vinayak Tiwari, senior teacher, Mahatma Gandhi Government School, Station Road, Bara. And now once again you are most welcome to our YouTube channel संस्कृत क्लास विद विनायक सर। ये आज की हमारी जो ऑनलाइन क्लास है ये क्लास 7 से संबंधित है। हमारे पास क्लास 7 की बुक है रुचिरा, जो एनसीईआरटी की बुक है। इस बुक का परिशिष्ट में हमने एक भाग पहले पढ़ लिया हमारे फर्स्ट वीडियो में, संख्यावाचक शब्दों में। हमारा दूसरा वीडियो आज ये भी परिशिष्ट से संबंधित है। परिशिष्ट में इसमें हम आज का टॉपिक लेने वाले हैं वर्ण विचार। जिस तरह से इंग्लिश में अल्फ़ाबेटिकल वर्ड होते हैं ABCD, हिंदी में अ आ ई, इसी तरह संस्कृत में भी वर्ण होते हैं। और संस्कृत के वर्णों को किस तरह उच्चारित करते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं, ये हम इसमें पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। और साथ ही संस्कृत के वर्णों के उच्चारण स्थान भी है संस्कृत में, कि हम जो भी वर्ड बोलते हैं, जो भी वर्णों को बोलते हैं, वो हमारे पेट से निकली हुई वायु के जिस भाग में टच होता है वो उसका उच्चारण स्थान होता है। तो इसको हम इस पूरे उच्चारण स्थानों को भी इस आज की इस क्लास में समझेंगे। और नेक्स्ट ही इसके बाद हम हमारे जो चैप्टर है, नेक्स्ट जो फर्स्ट चैप्टर, वहाँ से हमारी क्लास स्टार्ट करेंगे कंटिन्यू। तो 7th क्लास का अब हम कंटिन्यू हमारी क्लास स्टार्ट करते रहेंगे, एक ना एक वीडियो डालते रहेंगे। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ताकि हमारी नेक्स्ट क्लास आपके पास अपडेटेड नोटिफिकेशन आता रहे। चलो हमारा नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक का, वर्ण विचार। परिशिष्टम वर्ण विचारः, ये हमारा टॉपिक हम आज का ले रहे हैं, वर्ण विचार परिशिष्ट में। परिशिष्टम वर्ण विचारः। वर्ण विचार में देखो आप क्या लिखा सबसे पहले, वर्णाः। इसका हिंदी अर्थ समझते हैं हम। वर्णाः मतलब वर्ण, बहुवचन में रामः रामौ रामाः की तरह वर्णः वर्णौ वर्णाः, बहुवचन हो गया, वर्णाः माने वर्ण। ठीक है। संस्कृते इदानीम् अष्टचत्वारिंशत् वर्णानां प्रयोगः भवति। संस्कृते, संस्कृत में, इदानीम अब या अभी या आजकल, एट प्रेजेंट टाइम 48 वर्णानाम 48 वर्णों का, अष्टचत्वारिंशत् कहते हैं संस्कृत में से, अष्टचत्वारिंशत् 48 वर्णानाम प्रयोग भवति। संस्कृत में एट प्रेजेंट टाइम 48 वर्णों का प्रयोग होता है। ते मुख्यतया, वे मुख्य रूप से भागत्रयेण विभक्ता सन्ति, 3 भागों में विभक्त हैं। पहला स्वराः, दूसरा व्यंजनानि और तीसरा अयोगवाहाश्च इति। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन और तीसरा अयोगवाह च इति। अयोगवाह च इति में इस तरह से शब्द है, अयोगवाह तो वर्ण है और इसके पीछे विसर्ग लगा है, और विसर्ग अयोगवाह, इसके पीछे विसर्ग लगा है, और फिर है च और फिर है इति। विसर्ग का तो क्या बन गया, विसर्ग का तो बन गया आधा स, च और इति मिलके क्या हो गया, चे ती। ओके। तो कौन कौन से वर्ण हुए हमारे पास, वर्णों के 3 भाग कौन कौन से हुए, एक तो स्वराः स्वर, एक व्यंजनानि व्यंजन, और एक ये अयोगवाह। तो ये वर्ण जो है 3 प्रकार के हो गए। ओके। इसके बाद अब देखते स्वराः। स्वराः में क्या है, स्वरा कितने होते हैं, 13 मतलब 13। स्वर कितने होते हैं, 13। और इन 13 स्वरों में भी जो है 2 भागों में विभाजित हैं। ये भी 2 भागों में किस किस में विभाजित है, पहला तो ह्रस्व स्वराः, दूसरा दीर्घ स्वराः। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, 5 पंच। दीर्घ स्वराः कितने होते हैं, 8। ह्रस्व स्वर 5 कौन कौन से होते हैं, आ ई उ री री। और दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं, आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, बड़ा री। ये वाला वर्ण हिंदी में नहीं होता है, ये री में एक ही नीचे घुमा हुआ है, इसमें 2 घुमे हुए हैं नीचे। तो ये बड़ा री दीर्घ स्वर में आता है संस्कृत में। इसके बाद ए आई ओ औ, तो ये 8 क्या हो गए, दीर्घ स्वर। ओके। तो स्वर कितने हुए टोटल, 13, जिसमें 5 तो ह्रस्व स्वर है और 8 दीर्घ स्वर है। व्यंजनानि, व्यंजन कितने होते हैं संस्कृत में, देखें
व्यंजन होते हैं 33 त्रयोत्रिंशत या त्रयस्त्रिंशत। कितने व्यंजन होते हैं संस्कृत में? त्रयस्त्रिंशत, 33 33 व्यंजन। 33 व्यंजनों में किस तरह से विभाजित है ये देखें। 33 व्यंजनों में 25 तो क्या होते हैं? वर्गीय व्यंजनानी। 25 तो वर्गीय व्यंजन होते हैं जिन्हें हम स्पर्श भी कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं? स्पर्श भी कहते हैं। ये स्पर्श, इन 25 वर्णों को स्पर्श व्यंजन भी कहा जाता है। ओके। और 8 जो है अवर्गीय व्यंजन होते हैं। इन 8 अवर्गीय व्यंजनों में 4 तो अंतस्थ और 4 ऊष्म। जो अंतस्थ है यर लव, और जो ऊष्म है वो स श सह। इससे पहले जो स्पर्श व्यंजन थे जिन्हें वर्गीय व्यंजन कहा जाता है, जो कि 25 हैं, 25 हैं। इनमें क वर्ग पहला, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये जो इनके पहले वर्ण हैं उस नाम से भी इनको जाना जाता है। जैसे इसका नाम क वर्ग है, जैसे इसका नाम च वर्ग है, जैसे इसका नाम ट वर्ग है, जैसे इसका नाम, इस पूरी लाइन का नाम त वर्ग है, और इसका नाम प वर्ग है। तो ये 5 वर्गों में विभाजित है, इसलिए इनको वर्गीय व्यंजन कहते हैं। 5, हर वर्ग में 5-5 व्यंजन है। और इधर जो है अवर्गीय, जिनमें कोई वर्ग नहीं है, ये 8 हैं, 4 अंतस्थ 4 ऊष्म। ठीक है। नेक्स्ट अयोग वाहो। अयोग वाहो 2 करके द्विवचन में रूप बनाया इसका। क्यों? जैसे रामः रामौ, रामाः द्विवचन में रामौ, तो अयोगवाह अयोगवाहौ। अयोगवाह में तो 1 हो जाता, अब अयोगवाहौ में 2 हो गए। ठीक है। तो अयोगवाह कितने होते हैं? 2 होते हैं, द्वि, अनुस्वार और विसर्ग। अयोगवाह कितने होते हैं? 2 होते हैं, द्वौ, प्रथमा अनुस्वार, द्वितीय विसर्ग। ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं अब अगला। नेक्स्ट पेज पे क्या है हमारा? उच्चारण स्थानानि। इम्पोर्टेंट है ये भी। उच्चारण स्थानानि में हमारे शरीर के अंदर से कौन सा वर्ण, अ, ई, क, प, च, कोई सा भी वर्ण है, वो किस स्थान से निकलता है, वो स्थान हम इसमें पढ़ेंगे। तो पहले इसको समझो। वर्णाभिव्यक्ति प्रदेशः स्थानम कथ्यते। वर्णाभि, वर्ण प्लस अभिव्यक्ति प्रदेश, इसमें 3 शब्द हैं, वर्ण, अभिव्यक्ति और प्रदेश। वर्णाभिव्यक्ति, वर्ण प्लस अभिव्यक्ति, वर्णाभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति का मतलब होता है बोलना। तो वर्णों की अभिव्यक्ति का जो स्थान है, वर्णों के बोलने का जो प्रदेश है, स्थान है, प्रदेश स्थानम, उसको ही स्थान कहते हैं, स्थान कहा जाता है। और शब्द प्रयोग समय, शब्द प्रयोग, हम कोई भी शब्द बोलते हैं तो उस शब्द का प्रयोग करते समय कायाग्निना प्रेरिता वायु कंठादि स्थानेषु संचरण। कायाग्नि, कायाग्नि मतलब शरीर की अग्नि से प्रेरित जो वायु है, हमारे शरीर में जो गर्मी है उससे वायु निकलती है। जब हम कोई शब्द बोलते हैं तो वो जो वहाँ से निकली जो प्रेरित वायु है, वो कंठ आदि स्थानेषु, कंठ आदि स्थानों पर संचरण, घूमती हुई, वर्णान अभिव्यक्तिन, अभिव्यनक्ति, वर्णों की अभिव्यक्ति करती हैं। वो जो वायु है शब्द प्रयोग समय पर कायाग्नि से प्रेरित जो वायु है वो कंठ आदि स्थानों पर संचरण, चलती हुई वर्णों को अभिव्यनक्ति, वर्णों को अभिव्यक्त करती है। यथोक्तम पाणिनीय शिक्षायाम, की पाणिनीय शिक्षा में भी यही बात कही गई है। ये श्लोक है, हमारे इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा, एक आएगा नहीं इतना, तो इसलिए हम इसमें टाइम ख़राब नहीं कर रहे हैं हमारा।
आत्मा बुद्ध्या समित्यर्थान मनो युङ्क्ते विवक्षया मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम। वही कहने का भावार्थ है इसका कि हमारे शरीर से निकली जो कायाग्नि से निकली जो वायु है वही प्रेरयति मारुतम मतलब वायु। मारुतस्तु उर्सी चरण मंद्रम जनयति स्वरम। मारुत वायु जो है वो उर्सी जो हृदय पर चरण हमारे उर में हृदय से यहाँ से होती हुई मंद्रम जनयति स्वरम वो स्वरों को उत्पन्न करती है। अष्टौ स्थानानि उच्चारण स्थान कितने होते हैं ये देखो ये चीज़ है हमारे उच्चारण स्थान कितने होते हैं 8 उच्चारण स्थान होते हैं। अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उरः कंठ शिरः जिह्वा मूलम दंता और नासिका च तालु च। ये 8 उच्चारण स्थान है हमारे जो अब इसमें भी पढ़ेंगे हम इस तरह से भी। 8 उच्चारण स्थान कौन कौन से एवं इस तरह वर्णानाम उच्चारण स्थानानि अष्टौ सन्ति। वर्णों के उच्चारण स्थान कितने हैं 8। कौन कौन से हुए पहला उरः हृदय कंठ गला शिरः सिर जिह्वा मूलम जिह्वा का मूल भाग दंतः दांत नासिका ओष्ठ और तालु। ओष्ठ यानी होठ तालु मतलब तालु जो हमारे मुंह में होता है। अब देखिए वर्णों के स्थान आ मतलब एक तो एक का वर्ग पूरा एक ह और एक विसर्ग। इसका सूत्र भी है अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। अकुह विसर्जनीयानाम में कु का मतलब का वर्ग अकु ह का मतलब ह और विसर्जनीयानाम विसर्ग। इन सब का उच्चारण स्थान क्या है कंठ। और इनको इन वर्णों को क्या संज्ञा दी गई है वर्णानाम संज्ञा। वर्णों की संज्ञा क्या है कंठीय वर्ण कहते हैं इन्हें। कंठ से उत्पन्न होते हैं इसलिए इन वर्णों को कंठीय वर्ण कहते हैं। और कंठीय वर्ण कौन कौन से हैं ये आ का वर्ग पूरा ह और विसर्ग। ओके नेक्स्ट ई दोनों तरह के ह्रिस और दीर्घ दोनों ई च वर्ग पूरा च छ ज झ न्य य और शलजम वाला श। इन सबका उत्पत्ति स्थान क्या है इन सबका उत्पत्ति स्थान है तालु। और इनको क्या कहते हैं इन सब वर्णों को तालव्य वर्ण कहा जाता है। आपको अगर ऐसा लगता है कि मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा है तो आप वीडियो में स्पीड को स्लो कर सकते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो हमने कंठीय वर्ण पढ़ लिए तालव्य वर्ण पढ़ लिए कंठीय वर्ण जिनका उच्चारण स्थान कंठ है तालव्य वर्ण जिनका उच्चारण स्थान तालु है। अब नेक्स्ट लेते हैं मुर्दा का मतलब मुख से कौन कौन से उच्चारण होते हैं एक तो री दोनों तरह के जो री है रिस और दीर्घ एक टा वर्ग पूरा और र और श। इनके सूत्र भी हैं पर इतना अपने ज़रूरत नहीं है समझने की। जैसे तालु है इचू यशानाम तालु ई का मतलब दोनों ई आ जाते हैं। इचू में चू वर्ग में च छ ज झ न्य ये आ जाते हैं। इचू य यज्ञ वाला श का मतलब शलजम वाला इचू यशानाम तालु इस तरह सूत्र है। ऋतु रसाणाम मुर्दा री टू का मतलब ट वर्ग और र शणाम मुर्दा। और इन सारे वर्णों को क्या कहा जाता है मूर्धन्य। तो ये भी हमारा हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट लेते हैं दंताहा में क्या है दांत की सहायता से जो वर्ण उच्चारित होते हैं उसे कहा जाता है दंताहा। जैसे री ता वर्ग पूरा ल और स इन्हें कहा जाता है दंत्य है। वर्णानाम संज्ञा इन वर्णों की संज्ञा क्या है इन वर्णों का क्या नाम दिया गया है दंत्य वर्ण। क्यों क्योंकि ये वर्ण दांत से उच्चारित होते हैं। कौन कौन से री तू लसानाम दंतः री ता वर्ग स ल और स सड़क वाला स। इन सबका उच्चारण स्थान क्या है दंतः दांत। ओके इसके बाद लेंगे हम ओष्ठ से उच्चारित होने वाले स्थान।
ओष्ठ से कौन कौन से उच्चारण होते हैं हमारे स्थान, उन्हें देखें। ये ओष्ठ से यानी होठ, होठ से कौन कौन से उच्चारण होते हैं। ऊ होता है दोनों तरह का, तो एक पा वर्ग पूरा ऊ और पा फा बा ब, ऊ ह्रीस और दीर्घ दोनों तरह से ऊ, पा वर्ग पूरा पा फा बा ब मा। ये सब उच्चारण कहाँ से होते हैं, होठ से। और इन सब वर्णों को इसलिए क्या कहा जाता है, वर्णा नाम संज्ञा क्या है इनकी, ओष्ठ्य। मतलब ओष्ठ्य वर्ण कौन कौन से हैं, ऊ पा फा बा ब मा। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं हमारा नासिका कंठादीनी। नासिका और गला कंठ दोनों से संयुक्त रूप से बोले जाते हैं, नासिक्य वर्ण कहते हैं इन्हें, जिनका उच्चारण नासिका और गला दोनों से किया जाता है। कौन कौन से वर्ण हैं उसमें, ये सभी वर्गों के पंचम अक्षर आ गए इसमें। न्यम गण नम ग न्य ण न म, सभी वर्णों के जो पांचवें वर्ण है ना उनको लिया इसमें। और इनका वर्णों को क्या संज्ञा दी जाती है, नासिक्य। और इनका उच्चारण स्थान क्या है, नासिका और कंठादीनी। नासिका और कंठ ये इनका उच्चारण स्थान है। कंठ आदि नासिका और कंठ आदि जो बचे हैं जितने भी, वो सब इसके साथ में नासिका के साथ। नेक्स्ट देखें ए और आई, इनका उच्चारण स्थान क्या है। नेक्स्ट ए और आई का इनका उच्चारण स्थान है कंठ और तालु, संयुक्त रूप से है। कंठ और तालु दोनों को एक साथ जो है इसमें प्रयोग में आता है। दोनों जो है इसकी उत्पत्ति स्थान है, दोनों को संयुक्त रूप से ये उत्पन्न होने में दोनों स्थानों को प्रयोग होता है। तो इसलिए कंठ तालु दोनों से निकलने वाले वर्ण हैं ए और आई। इसलिए इन वर्णों की संज्ञा का नाम भी क्या है, क्या नाम दिया है, कंठ तालव्य है। ठीक है, इसके बाद लें नेक्स्ट ओ और औ, कंठोष्ठम। कंठोष्ठम कंठ प्लस ओष्ठ, गला और होठ दोनों को संयुक्त रूप से प्रयोग करते हुए दोनों संयुक्त स्थान है। यहाँ से कंठोष्ठम ओ औ, और इनकी संज्ञा क्या है, वर्णों क्या कहा जाता है, कंठोष्ठीय वर्ण। और उत्पत्ति स्थान क्या है इनका, कंठ ओष्ठम। नेक्स्ट व का उच्चारण स्थान क्या है, दंतोष्ठ। दांत और ओष्ठ, दांत और होठ दोनों को संयुक्त रूप से इसमें प्रयोग करते हैं, तो दंतोष्ठम उत्पत्ति स्थान है। और इनकी संज्ञा क्या हुई, दंतोष्ठीय है। दंतोष्ठीय दोनों दांत और ओष्ठ दोनों को साथ में प्रयोग करते हैं, इसलिए इस वर्ण को क्या कहा जाता है, दंतोष्ठीय वर्ण कहा जाता है। किसे कहा जाता है, दंतोष्ठीय वर्ण व को। ओके, लास्ट है हमारे पास अनुस्वार, और ये इसके बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा पूरा। अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है, नासिका, और इसकी संज्ञा क्या है, नासिक्य। अनुस्वार का उच्चारण स्थान तो है नासिका, और इसको क्या कहा जाता है, नासिक्य वर्ण कहा जाता है अनुस्वार को, क्योंकि इसका प्रयोग करने के लिए हमें नाक का उपयोग करना पड़ता है। तो ये हमारे वर्ण विचार से संबंधित परिशिष्ट वाला भाग पूरा हुआ। इसके बाद हम चैप्टर पढ़ेंगे अब कंटिन्यू। तो आप इसको पूरा एज इट इज अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। वर्ण की परिभाषा, स्वरा, इनकी ये इस तालिका इस तरह से टेबल बनानी है, व्यंजन, अयोगवाह, और ये परिभाषा हिंदी में लिखते हुए, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में समझाया है। उसके बाद उच्चारण स्थान कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखने हैं। और एज इट इज ये जो ब्लू टेबल है, ये ब्लू टेबल आपको एज इट इज नोटबुक में नोट करनी है, और मुझे पिक सेंड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। बाय।